इस चर्चा में आपका स्वागत है। हाँ। आज का विषय सुनने में शायद बहुत सीधा लगे, जानवर हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हाँ। लेकिन जब हम इस सवाल की तह में जाते हैं ना, तो पाते हैं कि जवाब बहुत गहरे हैं, कई पढ़ते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। हाँ, हमारे सामने एक निबंध का अंश है, शीर्षक है हमारे जीवन में जानवरों का महत्व, और ये हमें जानवरों की दुनिया और हमारे इंसानों के अस्तित्व के साथ उनके जो जटिल रिश्ते हैं उस पर एक अच्छा नजरिया देता है। तो आज इस चर्चा का मकसद है इस लेख के जरिए जानवरों की अहमियत को सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसे महसूस करना। सही बात है। समझना कि कैसे वो जैसे अदृश्य धागों से हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, करते हैं। तो सबसे पहले वो बड़ी तस्वीर देखते हैं, प्रकृति, इकोसिस्टम। ये निबंध हमें याद दिलाता है कि जानवर इस सिस्टम के महज हिस्से नहीं है बल्कि इसके संतुलन के लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी। हाँ बिल्कुल। फूड चेन की बात तो हम सबने सुनी ही है। कुछ जानवर घास पत्ते खाते हैं, कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं, कुछ दोनों। ये एक तरह का क्या कहते हैं, कुदरती हिसाब किताब है। हाँ, और ये हिसाब किताब बहुत बहुत नाजुक है। इसमें जो शिकारी जानवर है ना, उनका रोल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए जंगल में शेर या बाघ हैं, तो उनकी मौजूदगी हिरणों या दूसरे शाकाहारी जानवरों की आबादी को एक हद में रखती है। ओके। अगर शिकारी ना हो तो इन शाकाहारी जानवरों की संख्या इतनी बढ़ सकती है कि वो पूरे जंगल की वनस्पति ही खत्म कर दें। अरे बाप रे। हाँ, और फिर ना सिर्फ उन शाकाहारियों के लिए खाना कम होगा बल्कि जंगल पर निर्भर रहने वाले अनगिनत दूसरे जीव, उनका भी रहना मुश्किल हो जाएगा। पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हर प्रजाति की अपनी जगह है, अपना काम है। सही कहा। और ये काम सिर्फ शिकार या फूड चेन तक ही नहीं है। नहीं। इस लेख में परागण और बीजों के फैलाव में जानवरों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल। जैसे मधुमक्खियां हैं, तितलियां, भंवरे, ये फूलों का रस चूसते वक्त अनजाने में ही पराग कणों को एक फूल से दूसरे तक पहुंचा देते हैं, जिससे पौधों में फल और बीज बनते हैं। और कई पक्षी और जानवर वो फल खाकर उनके बीज दूर दूर तक फेंक देते हैं। हाँ, इससे नए पौधे उगते हैं, जंगल फैलते हैं। सोचिए, अगर ये छोटे छोटे जीव, मधुमक्खी, तितली, ये अपना काम करना बंद कर दें तो हमारी खेती का क्या होगा? हमारे बाग बगीचे, जंगल? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारी थाली में जो बहुत से फल सब्जियां दिखती हैं ना, हाँ? वो इन्हीं पॉलिनेटर्स की मेहनत का नतीजा है। इस लेख से ये साफ होता है कि जानवरों का ये वाला योगदान अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। सही बात है। पर ये हमारी फूड सिक्योरिटी और बायोडायवर्सिटी के लिए बेहद जरूरी है। प्रकृति का ये ताना बाना वाकई कितना कॉम्प्लेक्स है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति का संतुलन तो है ही, पर हमारे रोजमर्रा के जीवन और अर्थव्यवस्था पर भी तो उनका असर है, बहुत ज्यादा। इस निबंध में पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, पोल्ट्री, इन सब का जिक्र है। और ये सिर्फ बड़े उद्योग नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। बिल्कुल। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनसे हमें क्या क्या नहीं मिलता? दूध, दही, मक्खन, पनीर, मांस और अंडे प्रोटीन का कितना बड़ा सोर्स है। भेड़ों से ऊन मिलती है, गर्म कपड़े बनते हैं। सही। और ये तो हुई सीधी सीधी चीजें। लेख में ये भी बताया गया है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर अपने यहाँ ग्रामीण भारत में, हाँ बिल्कुल, बैल और भैंस से खेती के काम में मदद करते हैं, हल चलाना हो या गाड़ी खींचना। हाँ, ऊंट रेगिस्तान में, घोड़े खच्चर पहाड़ी इलाकों में, ये सब आज भी ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी की रीढ़ हैं। और इसे सिर्फ ट्रेडिशनल कहकर कम आंकना भी ठीक नहीं होगा। ये पहलू ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक अलग तरह की मजबूती देता है। अच्छा। हाँ, जहाँ शायद फैक्ट्री या ऑफिस वाली नौकरियां कम हो, वहाँ पशुधन लाइव स्टॉक एक तरह की संपत्ति बन जाता है, आय का एक रेगुलर सोर्स। सही बात है। ये परिवारों को एक आर्थिक सुरक्षा देता है, खासकर महिलाओं को। अक्सर पशुपालन के नाम में महिलाएं ही ज्यादा लगी होती हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा है। तो ये सिर्फ दूध, मांस या ऊन का उत्पादन नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का भी जरिया है। ये बात इस निबंध से उभर कर आती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, और यहीं से जुड़ता है फूड सिक्योरिटी का मुद्दा। बिल्कुल। जब हम मांस, अंडे, दूध, मछली की बात करते हैं तो ये सिर्फ
टेस्ट या चॉइस का मामला नहीं है, ये पोषक तत्वों से भरपूर है। हाँ, न्यूट्रिशन का बड़ा सोर्स। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जी, जो हमारे शरीर के विकास के लिए, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए कितने जरूरी हैं। एकदम सही है। ये निबंध इसी बात पर जोर देता है कि पशुपालन, चाहे वो बड़े फार्म पर हो या घर के पीछे पाली गई कुछ मुर्गियां या बकरियां हो, वो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में एक बड़ा रोल निभाता है। हाँ। ये न सिर्फ बाजार के लिए उत्पादन करता है, बल्कि सीधे तौर पर परिवारों को पोषण देता है। कई विकासशील देशों में, दूर दराज के इलाकों में, जहां शायद ताजे फल सब्जियों की पहुंच उतनी ना हो, हाँ, मुश्किल होता है वहां पशु उत्पादों से मिलने वाला पोषण सच में जीवन रक्षक साबित होता है। ये उस अदृश्य योगदान का एक और उदाहरण है जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो अर्थव्यवस्था हो गई, पोषण हो गया, अब जरा संस्कृति की तरफ चलते हैं। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प पहलू है। जानवरों का हमारे समाज और संस्कृति में भी एक खास मुकाम है। ये पहलू वाकई बहुत रंगीन और गहरा है। जैसे भारत में गाय को पवित्र माना जाता है, गौ माता कहते हैं, पूजा जाता है। जी बिल्कुल। ये धार्मिक आस्था तो है ही, पर ये हमारी सामाजिक संरचना और ग्रामीण जीवन शैली से भी बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। हाँ। और ये सिर्फ गाय तक ही सीमित नहीं है। आप अलग अलग कल्चर्स में, धर्मों में देखें तो कई जानवरों को विशेष दर्जा मिला हुआ है। जैसे कहीं हाथी गणेश जी का प्रतीक बन के पूज्य हैं, तो कहीं हनुमान जी के साथ बंदरों का सम्मान होता है। हाँ। नाग पंचमी पर सांपों की पूजा होती है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा, उसमें गायों और बैलों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सही कहा। ये सारे रिवाज दिखाते हैं कि जानवरों को सिर्फ यूटिलिटी की नजर से नहीं देखा गया, उन्हें जीवन के चक्र और डिवाइन पावर से भी जोड़ा गया है। बिल्कुल। और सिर्फ पूजा पाठ ही क्यों, हमारी कहानियों में, लोक कथाओं में, मुहावरों में भी जानवर भले पड़े हैं। हाँ, पंचतंत्र की कहानियां, वो तो जानवरों के जरिए ही हमें नीति और व्यवहार सिखाती हैं। चालाक लोमड़ी, मूर्ख कौवा, बुद्धिमान कछुआ, ये सब कैरेक्टर बन गए हैं। बिल्कुल। और हमारी भाषा में भी शेर जैसा बहादुर, लोमड़ी जैसा चालाक, कछुए की चाल, कितने आम मुहावरे हैं ये। हाँ। ये सब मिलकर यही दिखाता है कि इंसान और जानवरों का रिश्ता सिर्फ लेन देन या जरूरत का नहीं है। इसमें भावनाएं हैं, सम्मान है, डर है और एक तरह का, क्या कहें, आध्यात्मिक जुड़ाव भी शामिल है। जैसा कि इस लेख में भी इशारा मिलता है, ये रिश्ता हजारों सालों में बना है और हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं। सही बात है। दूसरे जीवों के साथ हमारा एक गहरा ऐतिहासिक नाता है। जी। चलिए अब एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, संवेदनशील भी है। कौन सा? वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान में जानवरों का उपयोग। अच्छा, हाँ, एनिमल टेस्टिंग। हाँ। ये निबंध इस पहलू को भी सामने लाता है कि नई दवाओं, टीकों और इलाज के तरीकों को डेवलप करने में जानवरों की भूमिका रही है। हाँ, ये एक सच्चाई है। इस लेख में उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे चूहों, खरगोशों, बंदरों और दूसरे जानवरों पर परीक्षण करके ये पक्का किया जाता है कि कोई नई दवा या वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं, असरदार है या नहीं। जी। कई जीवन रक्षक दवाएं, एंटीबायोटिक्स, सर्जिकल तकनीकें, वो इसी प्रक्रिया से गुजरकर ही हम तक पहुंची हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये एक स्थापित प्रक्रिया रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही ये निबंध इस मुद्दे की संवेदनशीलता को भी मानता है और इससे जुड़े जो नैतिक सवाल हैं उन्हें भी स्वीकार करता है। नैतिक सवाल तो हैं। बिल्कुल। जानवरों पर परीक्षण कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या ये नैतिक रूप से सही है? क्या जानवरों को दर्द या तकलीफ पहुंचाना ठीक है? इन परीक्षणों में कितनी पारदर्शिता, कितनी जिम्मेदारी बरती जाती है? हाँ, ये बड़े सवाल हैं। आज वैज्ञानिक समुदाय इन सवालों से जूझ रहा है और जानवरों के उपयोग के विकल्प जैसे कंप्यूटर मॉडलिंग या सेल कल्चर, उन्हें तलाशने पर जोर है। और एक 3R सिद्धांत है। 3R वो क्या है? रिप्लेस, रिड्यूस, रिफाइन। मतलब जानवरों की जगह विकल्पों का इस्तेमाल करना। रिप्लेस, जानवरों की संख्या कम करना। रिड्यूस, और परीक्षण के तरीकों को सुधारना ताकि उन्हें कम से कम तकलीफ हो। रिफाइन। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, इस पर काफी काम हो रहा है। और इसके अलावा सिर्फ दवा परीक्षण ही नहीं, जानवरों का व्यवहार, उनकी शारीरिक बनावट, उनकी बीमारियां, अच्छा। इनका अध्ययन भी तो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी बिल्कुल, हमें खुद इंसानों के बारे में और जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में सीखने को मिलता है। जैसे कुछ जानवरों में बीमारियों के प्रति नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। हाँ। उसका अध्ययन हमें नई दवाएं बनाने में मदद कर सकता है। हाँ,
या जानवरों का जो सोशल बिहेवियर है उसका अध्ययन हमें ह्यूमन सोसाइटी को समझने में नई दृष्टि दे सकता है। सही। तो ये ज्ञान अपने आप में बहुत कीमती है। ये हमें प्रकृति की जटिलता और जीवन के अलग अलग रूपों के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। तो चिकित्सा अनुसंधान वाला पहलू जटिल जरूर है, लेकिन ये भी जानवरों के साथ हमारे बहुआयामी रिश्ते का एक हिस्सा है। इसके फायदे भी हैं और नैतिक दुविधाएं भी, दोनों पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में उस पहलू पर आते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के लिए सबसे ज्यादा निजी है, सबसे इमोशनल। समझ गया। पालतू जानवर। हाँ, हमारे पेट्स, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, मछलियां, ये सिर्फ जानवर नहीं रहते, हमारे साथी बन जाते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा। सही कहा। इस लेख में भी उनके इस भावनात्मक योगदान का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की जो भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, तनाव भरी जिंदगी है, उसमें पालतू जानवर एक गजब का सुकून देते हैं, साथीपन का एहसास कराते हैं। वो बिना किसी शर्त के प्यार देते हैं, अकेलेपन को दूर करते हैं। हाँ। और वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी ये दिखाया है कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, मूड बेहतर होता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, उनका साथ हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए किसी दवा से कम नहीं है। और अब तो थेरेपी एनिमल्स का चलन भी बढ़ रहा है ना? जी बिल्कुल। कुत्ते, घोड़े, यहाँ तक कि बिल्लियों को भी अस्पतालों में, स्कूलों में, नर्सिंग होम में, थेरेपी सेंटरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए? ताकि वे उन लोगों की मदद कर सकें जो मानसिक या भावनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे या पीटीएसडी से गुजर रहे लोग। उनके लिए ये जानवर कमाल का काम कर रहे हैं। वाह! ये दिखाता है कि जानवरों के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा और कितना फायदेमंद हो सकता है। वे ना सिर्फ हमारे जीवन को प्रैक्टिकल तरीकों से बेहतर बनाते हैं, जैसे हमने अर्थव्यवस्था या खाद्य सुरक्षा में देखा, बल्कि हमारी आत्मा को भी छूते हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ये उनके महत्व का एक और बहुत शक्तिशाली प्रमाण है। तो इस पूरी चर्चा और इस निबंध के विश्लेषण से क्या तस्वीर उभरती है? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल साफ है कि जानवर महज हमारे आसपास मौजूद जीव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हमारे इकोसिस्टम की नींव हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन हैं, हमारी संस्कृति के आईने हैं, वैज्ञानिक खोजों में सहायक हैं और हमारे भावनात्मक कल्याण के साथी हैं। इस लेख के शब्दों में कहूं तो वे वास्तव में अनिवार्य हैं। एकदम सही कहा। निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें जानवरों के इस मल्टी डायमेंशनल महत्व को स्वीकार करने की जरूरत है, उसका सम्मान करने की जरूरत है। और ये सिर्फ कोई नैतिक जिम्मेदारी का सवाल नहीं है, ये हमारे अपने हित में भी है। उनका संरक्षण करना, उनके प्राकृतिक घरों की सुरक्षा करना, उनके प्रति एक संवेदनशील रवैया अपनाना, ये न केवल उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है, हाँ, बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए और इस ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। उनके साथ हमारा ये जो सिम्बायोटिक रिश्ता है, ये हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे सकता है, प्रकृति का बेहतर रखवाला बनने की। बहुत खूब कहा। ये लेख वाकई हमें जानवरों के अनगिनत और अक्सर अनदेखे योगदानों पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। जी। चलिए आज की इस बातचीत को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, एक सवाल जिस पे हम सब सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर जानवर हमारी भाषा बोल पाते तो वे अपने महत्व के बारे में, हमारे साथ अपने रिश्ते के बारे में हमसे क्या कहते? उनके संरक्षण के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए उनकी हमसे क्या उम्मीदें होती?